Bismillahirrahmanirrahim. Rashmat Ali, Assistant Professor of Physics, MPhil in Physics, Government Hajifri Post Graduate College Remiyatram. आज तीसरा लेक्चर FSC फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 17 और उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फर्दर हम जा रहे हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रेस स्ट्रेन बुक पे अगर हम देखेंगे तो ये है इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ के नाम पर टॉपिक दिया हुआ है। अब इसके हम देखते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग। जैसे कि हम सबका लेक्चर में पढ़ा था हमने तीन किस्म के डिफॉर्मेशन, टेंसाइल, शेयर और कंप्रेशनल वॉल्यूमेट्रिक। उसी लिहाज से तीन किस्म के इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। अगर हम किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं तो हमें उस मटेरियल को टेस्ट के थ्रू गुजारना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या होगा? वैसे तो 3 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में तीन किस्म की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। हम इनिशियली उसको देखेंगे 1 डायमेंशन में, यानी टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट में कैसे लिया जाता है? सिंपल वे है। एक अगर सपोज कर लें मटेरियल है, उसको वायर में बदलते हैं, वायर को एक सर्टेन लेवल पे सस्पेंड कर दें, उसको नीचे कहीं हैंगर लगा दें, हैंगर में वेट लगाते जाएं, वेट ऐड करते जाएं और उसकी लेंथ नोट करते जाएं। लेंथ के लिए हमें एक स्केल लगानी पड़ेगी। अगर हम लेंथ नोट करते जाते हैं तो फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बन सकता है। लेकिन इस मॉडर्न तरीके से या बहुत लार्ज स्केल पर ये मेथड इस्तेमाल नहीं करते। ये बहुत सिंपलेस्ट वे है। तो फिर कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको हम कहते हैं XY चार्ट रिकॉर्डर मशीन, या फिर उसको हम कहते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। तो हम एक सॉलिड मटेरियल को ऐसा करते हैं कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको वायर में बदल दें और उस वायर को ये एक छोटा सा स्पेसिमेन दिया हुआ है। तो इसमें देखें ये 2 क्लिप्स हैं, क्लिप्स के अंदर वायर को लगा दिया। इधर एक मैनुअल बोर्ड है, जैसे कि लैपटॉप का कीबोर्ड है। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो जब हम इस पे इलेक्ट्रिकली स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वायर एक्सटेंड होती है, डिफॉर्म होती है। इस डिफॉर्मेशन और एक्सटेंशन को तो सिंपल वे में हम टेबुलेट कर लेते हैं, एक तरफ फोर्स और एक तरफ एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन, या फिर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की टेबुलेशन कर लेते हैं। जब वो टेबुलेशन हो जाएंगी तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन इस डिवाइस के जरिए ऑटोमेटिकली ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। किस जगह पे वायर स्टार्ट लेते हैं और किस जगह पे जाके वायर टूटती है, ये सारे पॉइंट्स इस ग्राफ के जरिए हमें मिल सकते हैं। जब हम एक दफ़ा ग्राफ प्लॉट कर लें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कम से कम टेंसाइल प्रॉपर्टीज हम मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यूजुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर टेस्टेड बाय टेंसाइल टेस्ट। बकिया फिर उसी के लिहाज से हम देख लेते हैं। उसके लिए तरीक़ाकार मेटल वायर एक्सटेंडेड बाय मशीन कॉल्ड मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। It is an automatic machine in which external force is applied and the extension is produced. The graph is automatically plotted on the screen. ये जैसे कि स्क्रीन में दिखाया हुआ। It is also called XY charge recorder. तो force applied और deformation, weight, stress, strain, elasticity, ये तमाम चीज़ें हम इसके ज़रिए डायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं। ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें हमें टेबुलेशन में भी मिल सकती हैं वैल्यूज़,
और इसके साथ इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। तो एक टिपिकल ग्राफ हम देख रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए डक्टाइल मटेरियल। हम डक्टाइल मटेरियल को आगे चल के पढ़ते हैं, ये दोनों का डिफरेंस शो किया हुआ। डक्टिलिटी इज आल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो लिहाजा जब हम ये ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में दो एक्सिस दिए गए, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेन, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेस। वैसे बुनियादी तौर पर स्ट्रेस जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे स्ट्रेन को एज इंडिपेंडेंट और स्ट्रेस को डिपेंडेंट दिया गया। अगर ये ग्राफ देखें तो हमने इसको शो किया हुआ मुख्तलिफ पॉइंट्स के जरिए। ओ पॉइंट है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी और फिर फाइनल डी। इस ग्राफ के जरिए हमें अंदाजा होता है कि ओ से ए तक ये ग्राफ लाइन स्ट्रेट है और ये शो करती है कि जितनी आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी, इसलिए इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेस होगी किसी भी लम्हे पर वो सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी इसकी, किसी भी पॉइंट पर ग्राफ के दौरान अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें तो वायर या मटेरियल द्वारा अपनी असल शेप में आ जाएगी। इसी तरह पॉइंट ए से बी तक स्ट्रेस तो इसमें इलास्टिसिटी तो इसमें भी मौजूद है, लेकिन उस जितनी नहीं, थोड़ी सी कम हो जाती है। ओवरऑल ओ से डी तक ये पूरा रीजन जो है इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। ये प्रोपोर्शनल रीजन है, स्पेशली ओ से ए तक, जबकि ओ से बी तक है इलास्टिक रीजन। हम देखते हैं पॉइंट ए पर जो पॉइंट है इस पर मैक्सिमम इलास्टिक मटेरियल रहता है। अगर इससे हम ज़्यादा बढ़ाएं तो इलास्टिसिटी गायब हो जाती है। ए से बी तक ये सिग्मा ई दोनों रिप्रेजेंट किए हैं इलास्टिक लिमिट के लिए। या ये पॉइंट बी जो है ये बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल अपनी शेप बदले बगैर बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। जबकि हम पॉइंट बी से सी तक चले जाएं तो इस बी से अगर हम क्रॉस करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा, मटेरियल परमानेंटली चेंज हो जाएगा, उसकी शेप और साइज बदल जाएगी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी कर दें तब भी अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ सकेगा। इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन, पॉइंट बी से सी तक। और सी जो है ना ये सिग्मा एम से रिप्रेजेंट किया हुआ, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूडीएस भी कहते हैं। यूडीएस है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये है मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल ब्रेक होने से पहले या फ्रैक्चर होने से पहले बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम यूडीएस या सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट सी से चले आगे डी की तरफ, अगर हम सी से क्रॉस करते हैं तो मटेरियल में फ्रैक्चर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इसको हम दरार कहते हैं, तड़कना कहते हैं। तड़क गया, टूटा नहीं, अभी शक्ल वही, लेकिन उसमें कोई हल्की फुल्की दरार। तो अगर हम उससे बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ में मटेरियल टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वायर टूट जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा एम। और ये जो रीजन इसके दौरान जो स्ट्रेस होगी वो फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाएगी। ये तो ग्राफ है, हम इसको समराइज करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स में। ये मुख्तलिफ रीजन को मद्देनजर रखा हुआ है। इन रीजन ओ टू ए as the stress increases, the strain also increases. That is why we call it a proportional region. This is proportional region. The stress is called proportional stress. At point A, the stress is called elastic limit. ये सिग्मा P से हम रिप्रेजेंट कर लें तो इसको डिफाइन कैसे किया गया, कलर चेंज किया गया। The greatest stress that a material can endure, बर्दाश्त कर सकता हूँ, without losing स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी। ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनली ब्रेक ना हो, लेकिन वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर ले, बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हुक्स लॉ हम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। हुक्स लॉ स्प्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी कदरें ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको वायर की शक्ल में ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हुक्स लॉ अप्लाई हो सकता है। हुक्स लॉ की दो फॉर्म्स हैं।
एक फॉर्म बड़ी सिंपल है और हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं, तो दूसरी फॉर्म थोड़ी सी इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ। तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे उस लॉ को, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। ये सिंपल सी बात है। हम अगर किसी वायर पे स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। और डिफॉर्मेशन जैसे कि हम जानते हैं वो एक्सटेंशन भी हो सकती है और कंप्रेशन भी हो सकती है। तो such that the strain is directly proportional to stress within elastic limit। बशर्ते है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस उस रीजन के अंदर हो, तो फिर तो दोबारा अपनी उस रीजन में आ जाएगा। इसको सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या सिग्मा इक्वल टू के, और ये स्ट्रेन इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। तो के जो ना यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग में हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते थे। तो इसी तरह दूसरी जो फॉर्म है ये हम पहली क्लासेस में पढ़ते हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड डिफॉर्मेशन एक्स या डेल्टा एल इज प्रोड्यूस्ड सच दैट डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये लिखते बेसिकली है एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एफ, लेकिन रिलेशन जो यूज किया गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स और फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये और ये प्रोपोर्शनल दोनों सेम है, ये रिलेशन भी तकरीबन सेम है। हम इसको साबित कर सकते हैं। के को इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। अब चलते हैं रीजन ए से बी तक। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज वीकेंड, कुछ उसमें वीक हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कम हो जाता है। इन द रीजन ओ टू बी, अगर ओ टू बी की तरफ जाएंगे, ए टू ओ टू बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रीजन जो है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड the material regains its initial shape and size। तो वही elastic region। so OB is elastic region। इस elastic limit को define किया गया था, point B is the elastic limit या yield point। the stress is called elastic stress, sigma E या yield stress कहलाते हैं। चलेंगे B से C तक। Region B is the same. When external force or stress is removed, the material is permanently changed. This is called plastic region. The property is called plasticity। तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी जो हम इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी को हम इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हम देख चुके हैं। चलते हैं अगला रीजन जो है रीजन C to D। The point C represents the maximum stress known as UDS। UDS है अल्टीमेट, आखिरी, इंतहाई, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, जो बर्दाश्त कर सकता हो विदाउट फ्रैक्चर और ब्रेकिंग। इट इज़ नॉमिनल स्ट्रेंथ। जब भी कोई मटेरियल डिज़ाइन किया जाता है पुलों में, टियर, गर्डर, तो उसकी हम ये नॉमिनल स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो कितनी है। अगर स्ट्रेंथ बनाना हो तो फिर ये वाली स्ट्रेंथ इस चीज़ को देखते हैं, और अगर सपोज करो उसको किसी बिल्डिंग ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर हम यूडीएस देखते हैं क्या है, तो इसकी यूडीएस कितनी है। मटीरियल मुख्तलिफ हो सकते हैं, कापर है, आयरन है, लेड है, एलुमिनियम है, वो सारे इसमें ही हैं। तो उसकी यूडीएस को देखते हैं कितनी यूडीएस और कितना वो लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले उसको एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली ये चीज़ों को स्टडी किया जाता है, आया कि कौन सा मटेरियल कितनी स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है। जिस तरह हम देखते हैं कि रोड पे मुख्तलिफ पुलें बनी हुई हैं, तो किसी ज़माने में ट्रैफिक बहुत कम होती थी, उन्होंने उस लिहाज से डिज़ाइन किया, पुल बना ली, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखे, लेकिन वक्त गुजरता गया तो ट्रैफिक बढ़ती गई। अब क्या हुआ, उसकी वो लचक ना रही, तो पुल पे लोड जो ना उसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ पे बढ़ रहा है। तो जो पुल की लाइफ थी, ब्रिज की जो लाइफ थी, उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया तो वो वक्त से पहले ख़त्म होना शुरू हो गया। अगर हम उस लिमिट के अंदर या उस लिमिट से कम उस पर लोड गुजारते हैं किसी भी पुल पे, तो यकीनन वो असल वक्त से ज़्यादा निकाल सकती है। इसलिए नॉमिनल स्ट्रेस को देखा जाता है। हमारे इस लिहाज से जो इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ उसका एंड हुआ, तो दो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किए यहाँ पर। एक डक्टाइल का इस्तेमाल किया, उसके अपोजिट लफ्ज़ जो ना ब्रिटल है। तो कुछ सब्सटेंसेस ब्रिटल होते हैं और कुछ होते हैं डक्टाइल।
तो डक्टाइल क्या होते हैं? अगर हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाएं या स्ट्रेस लगाएं तो जब तक वो ब्रेक नहीं होते तो उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बरकरार है, उसको हम कहते हैं डक्टाइल। ये एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी सॉलिड की, कि इस डक्टिलिटी का मुराद ये है कि हम उसको वायर में बदल सकते हैं। इस तरह एक मैलाबिलिटी प्रॉपर्टी है। मैलाबिलिटी का मतलब ये है कि उसको शीट्स में बदला जाए। तो लिहाजा द सब्सटेंस दैट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। इस तरह ब्रिटल होते हैं, भुरभुरे। हम देखते हैं कोयला सॉलिड है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाए तो इससे पहले कि वो एक्सटेंड हो या कंप्रेस हो वो टूट जाते हैं, बुर जाते हैं। जिस तरह मिट्टी है, पत्थर है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं पत्थर पे, तो पत्थर क्या होगा? टुकड़े बन जाएगा, घुट जाएगा, लेकिन एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम सपोज करें एक कॉपर आयरन की वायर ले लें या मटेरियल ले लें, उस पर हम फोर्स लगाएं, हैमरिंग करें, तो वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा, ना कि टूटेगा। लेकिन टूटेगा कब? जब उसका फ्रैक्चर स्ट्रेस से ज़्यादा हम फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, यानी प्लास्टिक में ये जाते हैं, इस इलास्टिक लिमिट है, इससे ज़्यादा अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो इस मटेरियल में ब्रिटल नहीं है, टूट जाना है, लेकिन आगे एक्सटेंड नहीं होगा। जबकि डक्टाइल जो है ना वो सी तक जाएगा, सी से कुछ हद तक डी तक भी जाएगा और बाद में जाके टूटेगा। तो ब्रिटल में ये रीजन है ही नहीं, इसलिए फौरी उसका टूट जाना ही अहम है। लिहाजा हम देखते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, उसके एग्जांपल क्या हैं? तमाम मेटल्स जो हैं, चाहे वो किस किस्म की भी हों, वो डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं। मेटल की ये खूबी है। तो उसमें चंद के एग्जांपल दी हुई, लेड, कॉपर, रॉट आयरन। रॉट आयरन आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है। ये आयरन जो हमें मिलता है वो हमें जो प्योर फॉर्म नहीं होती उसकी हम सफाई करके मुख्तलिफ प्रोसेस गुजारने के बाद जो प्योर फॉर्म में आयरन मिलता है उसको हम रॉट आयरन कहते हैं, और वो भी डक्टाइल सब्सटेंस है। ग्लास अगर उस पर कोई फोर्स लगे वो तड़क के टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। इस तरह हाई कार्बन स्टील। कार्बन स्टील क्या है? स्टील बेसिकली लोहे, स्टील है मिक्सचर अलॉय, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर जो होता है ना वो स्टील होता है, लेकिन मेन कंपोनेंट उसमें आयरन है। तो बाद में जो प्योर आयरन उसको हम हाथों से मरोड़ सकते हैं, आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्टील की शक्ल में जाता है तो फिर उसमें स्टिफनेस आती है। तो कुछ लोहा ऐसे जिसमें कार्बन हम ऐड करके कार्बन कंपोनेंट तो उसको स्टिफ कर लेते हैं ताकि वो मजबूत रहे। जैसे ये टीयर है तो टीयर में भी ऐसा कार्बन कंपोनेंट मौजूद है। कुछ अगर कार्बन कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे तो मटेरियल ब्रिटल होता जाएगा, बजाय इसके कि वो क्या रहे, डक्टाइल रहे। तो लिहाजा गिलास भी, हाई कार्बन स्टील भी, ये ब्रिटल इनके एग्जाम्पल है। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।